चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। हमने 55 तक के हमने कंप्लीट कर लिया था। 56 के बाद में अपन आगे चलते हैं। ठीक है, 56 से कंटिन्यू करते हैं। ये स्टेट एन के क्वेश्चन है। स्टेट एन के क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे आपका क्या है, एसएससी जेई जो आने वाला है वो बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड by pre-stressed concrete in a structure before it is loaded। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, what type of stresses are artificially artificially induced by pre-stressed concrete in a structure, torsion, compression, shear, टेंसाइल। तो यहाँ पे कौन सा सब इंड्यूस करवाते हैं अपन। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 56, देखो बहुत सही क्वेश्चन है। कंप्रेशन इंड्यूस करवाते कैसे, क्या होता है कि सबसे पहले हम उसमें एक स्ट्रैंड बार का यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रैंड बार, स्ट्रैंड वायर का यूज करते हैं। तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से खींच लेते हैं, तो इसमें टेंशन डेवलप हो जाता है। ठीक है, टेंशन डेवलप हो जाता है। टेंशन डेवलप होने के बाद में क्या करते हैं कि यहाँ पे अपन इसमें यहाँ से यहाँ तक के कंक्रीट फिल कर देते हैं। कंक्रीट फिल कर देते हैं। अब ये जो स्ट्रैंड वायर है इनको अपन कब तक के ऐसे ही रखते हैं, जब तक कि आपका ये पूरी तरह कंक्रीट क्या ना हो जाए, सूख मतलब पूरी तरह ड्राई ना हो जाए, स्ट्रेंथ गेन न कर ले। तब तक कि अपन ये चीज यहाँ तक प्रोवाइड कर मतलब इसको होल्ड करके रखते हैं। फिर उसके बाद में हम इसे छोड़ देते हैं। इसको छोड़ने के बाद में फिर ये जो अपना टेंशन है ये क्या करता है, टेंशन जैसे टेंशन इधर की ओर छोड़े थे अपन ने, तो अब क्या हो जाएगा, ये अपनी ओन एक्सिस में जाना चालू कर देगा, है ना। मतलब कि जैसे ओन शेप था उसका उसमें जाना चालू कर देगा, मतलब कंप्रेशन। तो ये टेंशन में था, जैसे ही कंप्रेशन में आएगा, ठीक है, तो अब ये अपनी अपनी जो एक पहले वाली जो सिचुएशन थी उसकी पहले वाली जो ये क्या कहना चाहिए, जो लेंथ थी उसमें जाने के लिए वो क्या करेगा, उसको रोकेगा कौन, कंक्रीट रोकेगा। तो कंक्रीट में क्या आ जाएगा, कंप्रेशन। ठीक है, कंक्रीट में कंप्रेशन आ जाएगा। तो इस टेंशन आपने दिया था किसमें, स्टील में, और कंप्रेशन आ गया किसमें, कंक्रीट में। तो कंक्रीट में कंप्रेशन के लिए आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्रेसिव अपन पहले से इंड्यूस कर देते हैं। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर, इन अ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर। इसमें क्या होता है कि जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर होता है उसमें, इन अ प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर, इसमें क्या हो जाएगा, देखो, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट शुड बी यूज्ड, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट शुड बी यूज्ड, नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट शुड बी यूज्ड, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड लो टेंसाइल स्टील शुड बी यूज्ड, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हाई टेंसाइल स्टील शुड बी यूज्ड। ठीक है, इसका तो सिंपल है आपका 57 में आपको पूरी तरह अच्छे से दिख रहा होगा कि डी होगा ये आंसर। ठीक है, क्योंकि दोनों में ही आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जो कंक्रीट की, देखो यहाँ पे क्या होता है, दोनों में वेरी हाई ग्रेड की कंक्रीट यूज करना पड़ता है हमको। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में आपका क्या बोल रहा है, 58 में क्या बोल रहा है, ड्रॉप्स आर ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड इन अ फ्लैट स्लैब टू रजिस्ट प्राइमरीली। ठीक है, ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड इन अ फ्लैट स्लैब टू रजिस्ट प्राइमरीली। ठीक है, जो ड्रॉप्स होते हैं ना, ड्रॉप्स कहने का मतलब ये नहीं कि कोई वाटर की ड्रॉप वॉप, ऐसा कुछ नहीं है। ड्रॉप्स का मतलब ये होता है कि एक एक क्या बोलना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट होता है जो अपन यूज करते हैं बिल्डिंग में। ठीक है, किसको रजिस्ट करने के लिए, बेंडिंग को या थ्रस्ट को या सीयर को या टॉर्सन को। तो ड्रॉप्स और हम इसको किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, सीयर के लिए। ठीक है, सीयर के लिए ड्रॉप्स। ठीक है, ड्रॉप्स हम यूज करते हैं सीयर के लिए। ड्रॉप्स में एस लास्ट में आ रहा है इसलिए इसको याद रख लो, सीयर। ठीक है, ड्रॉप्स सीयर को रजिस्ट करने के लिए अपन इसको प्रोवाइड करते हैं। राइट, ड्रॉप पैनल क्या होता है, ये इस तरीके का आपका क्या हो गई, स्लेब हो गई, फ्लैट स्लेब हो गई, यहाँ पे एक ड्रॉप प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये ऐसे इस तरीके के
आपका ये होता है ड्रॉप पैनल, राइट, ये होता है आपका ड्रॉप पैनल। ठीक है, ये चीज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सिंपल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका टोटल अमाउंट ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन, टोटल अमाउंट ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन फॉर अ प्री टेंशन मेंबर। जो टोटल अमाउंट ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन होता है फॉर अ प्री टेंशन मेंबर, इसके लिए आपका हो जाएगा सिंपली 3 इंटू 10⁻⁻⁴। कितना, 3 इंटू 10⁻⁻⁴ आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तो इसमें श्रिंकेज स्ट्रेन जो रहेगा, श्रिंकेज स्ट्रेन जो रहेगा आपका किसके लिए, श्रिंकेज स्ट्रेन किसके लिए रहेगा, प्री टेंशन मेंबर के लिए। वो कितना रहेगा, 3 इंटू 10⁻⁻⁴, 3 इंटू 10⁻⁻⁴ आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 3 इंटू 10⁻⁻⁴, इतना आपका श्रिंकेज स्ट्रेन रहेगा। चलिए इसको याद रखना है आपको, है ना। तो आपका 3 इंटू 10⁻⁻⁴ ये याद रखना है, ठीक है। 3 इंटू 10⁻⁻⁴ श्रिंकेज स्ट्रेन किसके लिए, प्री टेंशन मेंबर के लिए, प्री टेंशन मेंबर के लिए इतना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। the important events located on the activities in a bar chart are known as। ठीक है, कौन कौन सी चीज यहाँ पे अपन यूज करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, की इवेंट्स, की स्टोन, की पॉइंट्स, माइलस्टोन। ठीक है, कौन सा अपन यूज करते हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है, माइलस्टोन। ठीक है, माइलस्टोन अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके लिए, एक्टिविटीज जो रहता है ना, एक्टिविटीज बार चार्ट में, उसको अपन यहाँ पे दिखाने के लिए माइलस्टोन यूज करते हैं। अब इसके बाद में देखना है यहाँ पे PERT स्टैंड फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है कभी कभी। PRT, तो PRT क्या होता है, प्रोग्राम इवेल्यूशन रिसर्च एंड टेक्निक एंड प्रोग्राम एग्जामिनेशन एंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 61 का सिर्फ ये प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, PERT का फुल फॉर्म। अब यहाँ पे चेक करना, फल्करसन रूल जो होता है वो किसके लिए स्टैंड करता है। फल्करसन रूल स्टैंड फॉर प्लानिंग द इवेंट्स, शेड्यूलिंग द इवेंट्स, नंबरिंग द इवेंट्स, कंट्रोलिंग द इवेंट्स। किसके लिए होता है आपका फल्करसन रूल, तो आपका वो जो फल्करसन रूल होता है वो नंबरिंग द इवेंट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नंबरिंग द इवेंट्स, ये याद रखना, नंबरिंग द इवेंट्स। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, इफ द वैल्यू ऑफ T0, TT, TP आर दिस। ठीक है, ये सारी चीजें। अब इसके बाद में देखना वैल्यू ऑफ TE, वैल्यू ऑफ TE, इसमें आपका फार्मूला है सिंपल, नीचे में आपका आता है 6। ठीक है, नीचे में आता है 6 और ऊपर में आपका क्या, T0 प्लस 4 TL और प्लस में आपका TP। ठीक है, T0 OLP, ठीक है, OLP और यहाँ पे 4 और नीचे में 6। ठीक है, तो सबसे पहले 6 तो आपको याद रख लेना, नीचे में 6 ही आएगा, इसमें से 2 माइनस करके ऊपर में आ जाएगा 4। ठीक है, 4 आ जाएगा और ऊपर में फिर बाकी सिंगल सिंगल हो जाएगा। ठीक है, तो बस वैल्यू को, ये सारी वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। ठीक है, 8 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 12 हो जाएगा प्लस आपका 18 हो जाएगा, डिवाइड में आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका सिंपल आंसर निकल कर आ जाएगा कितना, 12.3। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, सिंपल है। नीचे में 6 आपको याद रहेगा तो उससे आपका 4 कर दोगे बीच में, नीचे में 6 ऊपर में 4 हो गया और बाकी ये दोनों खुले खुले। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इन टाइम estimates PERT follows। ठीक है, इन टाइम estimates PERT follows, PERT follows क्या होता है इसमें, मतलब प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, पॉसिबिलिटी अप्रोच या फिर नॉन प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। इसमें कौन सी अप्रोच अपन PERT में हम लेकर चलते हैं। तो PERT में आपका ना सिंपल प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच अपन लेकर चलते हैं। ठीक है, PERT में प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, इसको याद रखने का तरीका क्या हो गया,
पार्ट में पी सामने है तो पार्ट में पी सामने है तो आपका प्रोबेबिलिटी अप्रोच, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, टी नॉट टी पी, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ द एक्टिविटी, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ एक्टिविटी, 65 का क्वेश्चन। ठीक है, 65 क्वेश्चन बोला वेरिएंस पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वेरिएंस। तो वेरिएंस का सबसे पहले तो फार्मूला याद होना चाहिए। वेरिएंस का फार्मूला होता है आपका सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू टीपी, जो चीज आपको दिया हुआ है। ठीक है, टीपी माइनस टी नॉट, डिवाइड में हो जाएगा आपका 6, वही सिंपल, और होल स्क्वायर में यहाँ पे ये चीज हो गया। ठीक, चलिए यहाँ पे उसने वेरिएंस पूछा है तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर में ही होता है। वेरिएंस ऑलवेज सिग्मा स्क्वायर में ही होता है। वेरिएंस वेरिएंस ऑलवेज इन सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, और देखो फार्मूला बनाना भी थोड़ा सा याद होना चाहिए। वेरिएंस वेरिएंस में सिग्मा हम लेके चलते हैं, वेरिएंस में सिग्मा लेके चलते हैं तो वेरिएंस में सिग्मा का ये जो सिग्मा है ऐसा, तो सिग्मा का ये 6 की तरह दिख रहा है तो 6 को सीधे नीचे ला दो। ठीक है, 6 को सीधे नीचे ला दो, टीपी माइनस टी नॉट कर दो और होल का स्क्वायर कर दो, तो ये आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में ये आपका फार्मूला बन गया वेरिएंस का, राइट। और ऊपर में होल स्क्वायर करना नहीं भूलना है अपने को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट इज नोन एज, डिफरेंस बिटवीन द टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट इज नोन एज, जो टोटल फ्लोट होता है ना आपका, टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट। ठीक है, ये चीज टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट, इसमें जो डिफरेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टोटल फ्लोट। देखो यहाँ पे क्या बोल, डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट या इंटरफेरिंग फ्लोट। तो आपका इस सिंपल है, इसका हो जाएगा आपका इंटरफेरिंग फ्लोट। ठीक है, इंटरफेरिंग फ्लोट। यहाँ पे आपका टोटल फ्लोट होता क्या है वो जरा चेक करना। ठीक है, टोटल फ्लोट क्या होता है आपका, टोटल फ्लोट, टोटल फ्लोट होता है आपका मैक्सिमम टाइम अवेलेबल, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल माइनस मैक्सिमम टाइम अवेलेबल माइनस एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड, माइनस एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड, ये आपका टोटल फ्लोट होता है, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल माइनस एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड। ठीक, टोटल फ्लोट इक्वल्स टू होता है मैक्सिमम टाइम अवेलेबल, जो टोटल फ्लोट होता है ना, टोटल फ्लोट। इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। फ्लोट का मतलब क्या होता है, बहना, है ना, एक तरीके से बहना। तो बहने में आपका क्या होगा कि मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है अपने पास, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है और एक्चुअल टाइम चाहिए, एक्चुअल टाइम अवेलेबल है बहने के लिए और एक्चुअल टाइम, मैक्सिमम टाइम अपने पास में है पर एक्चुअल टाइम अपने को चाहिए। ठीक है, तो ये तो दोनों को माइनस कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, फ्लोट मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज फ्री फ्लोट क्या होता है, फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट में सिंपल है। फ्री फ्लोट को समझने के लिए क्या होता है कि देख इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द सक्सीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड, ऐसा टाइम जिसमें, ऐसा टाइम जिसमें क्या होता है कि आपकी जो सामने वाली जो आपकी एक्टिविटी है उसको बिना डिले किए हुए, है ना, बिना उसको अफेक्ट किए हुए ऐसा अपन डिले कर दे। ठीक है, जो पीछे की एक्टिविटी रहती है उसको, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 में, द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी आई माइनस जे, मतलब आई जे है जो आई जे का, इज 8। ठीक है, आई और जे है जो उसका 8 है डिले। ठीक है, उसके बाद में बोलता है कि द
ईपीओ है ना, द ईपीओ मतलब कि अभी देखते हैं इसका। उसके बाद में इज 18, फिर उसके बाद द ईएसटी इज 5, व्हाट इज द फ्री फ्लोट ऑफ आई जे, व्हाट इज द फ्री फ्लोट ऑफ आई और जे, राइट। चलिए इसको देखते हैं अपन कैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपने पास में आई और जे बनाना है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा देखो, ये यहाँ पे आई हो गया ये वाला, देन उसके बाद में ये यहाँ पे हो जाएगा जे, और ये बोल रहा है कि आई और जे का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी कितनी है, 8 है, ठीक है, ड्यूरेशन आपकी 8 है। यहाँ पे टीई, टीई है आपका कितना, 5, और आपका यहाँ पे टीई है आपका 18, ठीक है। यहाँ पे फ्री फ्लोट अपने को निकालना है, फ्री फ्लोट निकालने के लिए आपका टीई, टीई ठीक है, माइनस, देखो यहाँ पे, हाँ ये आपका फार्मूला होता है ये फ्री फ्लोट निकालने का, कि टीई ये जे का हो गया, फिर यहाँ पे आपका आई हो गया, और माइनस में आपका टी आई जे, ठीक है, ये फार्मूला ही होता है। तो इसमें करना क्या है आपको, सिंपल 18 माइनस 5 माइनस 8, सबको माइनस माइनस कर देना है पूरी चीज को, क्या निकालने के लिए, फ्री फ्लोट निकालने के लिए। यदि क्वेश्चन ऐसा आया जैसे कि 3 चीज दी रही अपने को, ये 3 चीज दी रही, तो बस सबको माइनस कर देना है, आपका फ्री फ्लोट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना निकल कर आ गया, फिर पूरे को माइनस करेंगे तो 10 और 5, तो यहाँ पे आ गया 5 डेज, आपका फ्री फ्री फ्लोट निकल कर आ गया, राइट। ऐसा यदि क्वेश्चन आया, ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन आया तो सबको माइनस कर देना है, और जो बच गया वही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 68। 68 में आपका क्या बोल रहा है कि acoustic of an auditorium is considered to be excellent when it is reverberation time is between, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, जो ये है आपका 68 का, 68 जो क्वेश्चन है आपका, ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल, तो इसका सिर्फ ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। 68 का आपका, जैसे कि ऑडिटोरियम है, कोई भी ऑडिटोरियम आपका जैसे कि है ना, ऑडिटोरियम है, तो इसमें जो एकाउस्टिक की जो रेंज है वो कितनी होगी, कितनी होना चाहिए, 0.5 टू 0.5 एंड 1.5, मतलब कि इसको ऐसे याद रख लो, 50 पैसे से लेकर 1.5 रुपए तक के होना चाहिए। ऑडिटोरियम जैसे कि आपका मैं बोल दूं, इसमें जैसे कि आप सिनेमा हॉल जाते हैं, ठीक है, सिनेमा हॉल में आपका होता क्या है कि वहाँ पे ऑडिटोरियम रहता है, उसकी एकाउस्टिक बेस्ट रहना चाहिए, है ना, एकाउस्टिक बेस्ट रहना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे वहाँ की जो टिकट है, वहाँ पे बैठने की टिकट, ये इतनी है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है, याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस केस में। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते, आगे में आपका क्या बोल रहा है क्वेश्चन 69, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट अवेलेबल टाइम एंड अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन इवेंट इज नोन एज लेटेस्ट अवेलेबल टाइम एंड एक्सपेक्टेड अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। इसका क्या हो जाएगा आपका 69 में, सिंपल 69 में आपका ये कहलाता है स्लेक, ठीक है। स्लेक एक्चुअली में होता क्या है, स्लेक इज द अमाउंट बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। देखो स्लेक आपका यहाँ पे क्या होता है, स्लेक होता है कि एक आपकी एक्टिविटी रहती है, एक्टिविटी को बिना प्रोजेक्ट में डिले किए हुए, बिना होल प्रोजेक्ट में डिले किए हुए, एक मतलब होल प्रोजेक्ट को बिना अफेक्ट किए हुए एक एक्टिविटी को हम क्या कर दें, डिले कर दें, ठीक है, वही आपका स्लेग होता है। और वहीं पे आपका फ्लोट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, फ्लोट जो होता है कि जो आपकी आगे वाली सक्सीडिंग एक्टिविटी जो होती है, सक्सीडिंग एक्टिविटी होती है, उसको बिना अफेक्ट किए हुए पीछे वाली एक्टिविटी को डिले कर देना, वो आपका होता है फ्लोट, ठीक है। ये दो चीज में आपको डिफरेंस याद रखना है।
तो ये हो गया क्या, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है, मतलब कि अवेलेबल लेटेस्ट अवेलेबल टाइम माइनस अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, दो का जो डिफरेंस आएगा वो होगा स्लेक, ठीक है। लेटेस्ट अवेलेबल टाइम एंड अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, लेटेस्ट अवेलेबल टाइम एंड अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम के दोनों का डिफरेंस आपका होएगा स्लेक। और वहीं पे आपको फ्लोट कब हो जाता है, टोटल अवेलेबल, ठीक है, जो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल माइनस एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड, दोनों के माइनस से आपको मिल जाता है टोटल फ्लोट, ठीक है, ये चीज हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे इंक्रीज ऑफ द टाइम द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है आपकी, डायरेक्ट कॉस्ट वो बढ़ जाती है, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है, टाइम इंक्रीज होने से डायरेक्ट कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। बट इनडायरेक्ट जो कॉस्ट होती है आपकी, इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, राइट। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो आपकी डिक्रीज, अच्छा ये यहाँ पे, अरे यार, डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, डायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीज होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे बढ़ती है और डायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 71। 71 में आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे, रिसोर्स समथिंग, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिसोर्स समथिंग विल बी एडॉप्टेड, रिसोर्स समथिंग विल बी एडॉप्टेड when resources are unlimited, resources are constant in all the cases, ठीक है। रिसोर्सेज समथिंग, समथिंग है स्मूथिंग, रिसोर्स स्मूथिंग विल बी एडॉप्टेड, रिसोर्स स्मूथिंग जो टर्म है आपका, ये कब एडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें इसमें हम, इसका सिंपल है, जब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंपल, जब रिसोर्स आर अनलिमिटेड तब हम रिसोर्स स्मूथिंग विल बी एडॉप्टेड, ये होता है, ठीक है। क्या होता है इन रिसोर्स स्मूथिंग, द टोटल द total project duration is not changed, the total project duration is not changed, but the activities having floats but the activity having floats are rescheduled such that a uniform demand for the resources is achieved, राइट। तो सबसे पहले इसको याद रखना है, रिसोर्सेस स्मूथिंग जो टर्म है, रिसोर्सेज स्मूथिंग जो टर्म है ये कब एडॉप्ट करते हैं हम, जब आपका रिसोर्स अनलिमिटेड हो, ठीक है। जब देखो कोई भी चीज अनलिमिटेड रहती है, कोई भी चीज अनलिमिटेड रहती है तो उसमें अब होता क्या है कि स्मूथली स्मूथली चीजें होती है ना, स्मूथली स्मूथली चीजें क्या होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आवर स्टॉर्म विथ इंटेंसिटी 6 आवर स्टॉर्म हो गया, 6 आवर स्टॉर्म, राइट। 6 आवर स्टॉर्म है आपका और इसकी इंटेंसिटी क्या है, 5, 7, 12 एंड 20, 60, ये है आपके, ठीक है। इंटेंसिटी आपकी ये है, ठीक है। एंड 5, 7, 12, 20, 16 एंड 2 mm पर हावर, ठीक है। ये आपकी क्या है, इंटेंसिटी से। फिर आगे क्या बोल रहा है, प्रोड्यूस्ड अ रन ऑफ अब 30 mm, ये इतने जो इंटेंसिटी है 30 mm रन ऑफ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, 30 mm रन ऑफ को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो आपको फाइव इंडेक्स बताना है, देन फाइव इंडेक्स हमको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 72, इसमें चेक करना, हमको निकालना है क्या, फाइव इंडेक्स, ठीक है। हमको निकालना है फाइव इंडेक्स, राइट। चलिए फाइव इंडेक्स, तो फाइव इंडेक्स कैसे निकालेंगे,
सबसे पहले आपका देखो, हम करते क्या है, एक फार्मूला आपको याद रखना है सिंपल वाला। क्या कि समेशन ऑफ आई माइनस फाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई में टी इक्वल में आर। ठीक है, आई है आपकी इंटेंसिटी और फाई है आपका आपका फाई इंडेक्स। ठीक है, ठीक है। और और आपका जो टी है, टी तो आपका टाइम है। ठीक है, टाइम मतलब कि कितने हावर का वो, कितने हावर तक के आपका किस किस, जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 हावर 6 हावर है ना, तो एक एक हावर का यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो एक एक घंटे के बीच में ये आया हुआ है। ठीक है, तो ये एक एक घंटा आपका लेके चलोगे, और रन ऑफ आपको तो दिया ही हुआ है 30 mm। तो करो यहाँ पे आई इंटेंसिटी आपको कितना दिया हुआ है, 5, 5 - 5 अपने को पता नहीं है, मल्टीप्लाई 1। ठीक है, प्लस में आपका फिर 7 - 5। ठीक है, 7 - 5 मल्टीप्लाई में 1, फिर प्लस आपका 12 - 5 मल्टीप्लाई में 1, फिर आगे चलते चलेंगे चलते चलेंगे, राइट। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 20 - 5 मल्टीप्लाई में 1 प्लस आपका 16 - 5 मल्टीप्लाई में 1, और लास्ट में आपका प्लस 2 - 5 मल्टीप्लाई में 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 30 mm। ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे जरा चेक करना कि इनको सारी चीज सारे को जोड़ देंगे तो कितना हमारे पास में निकल के आ जाएगा, 4 5। ठीक है, 4 5 इक्वल्स टू 4 5। ठीक है, माइनस में आपका, और यहाँ पे 55, राइट, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हुआ कि जैसे इस तरीके का तो करते हैं अपन, है ना, पर यहाँ पे एक बात, दिक्कत वाली बात क्या है कि जैसे फाई इंडेक्स है ना, आपको पता नहीं है कि फाई जो है आपका कितना लेना है ना, फाई कितना लेना है। तो सबसे पहले अपन एज्यूम करके चलते हैं कि फाई अपने को 2 mm दिया हुआ है। ठीक है, 2 mm पर हावर की 2 mm दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 mm दिया हुआ है, इसके हेल्प से अपन निकाल लेते हैं। इसके हेल्प से पहले पता कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो फाई की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है। ठीक, चलो, तो इसमें अपन करके देखते हैं, वही चीज पूरा सेम चीज करने वाले हैं। ठीक है, सेम चीज अपन यहाँ पे करेंगे, जैसे कि ठीक है, ये यहाँ पे ये वाली सेम चीज अपन करेंगे 5। तो यहाँ पे जो 2 है, जो 2 mm है ना, वो भी आएगा, 2 सब पूरा आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आपका कितना निकल जाएगा, 6 5। ठीक है, 6 5, और यहाँ पे 62 माइनस में करके, और इक्वल में 30, ये वाला इक्वल में 30, राइट, ये चीज ये वाला हो गया। अब यहाँ से आपको फाई की वैल्यू पता चल जाएगी, फाई की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 5.33। तो हमने हमारी फाई की वैल्यू हमने कितना मान के चले थे, 2 mm पर हावर, 2 mm पर हावर, बट यहाँ पे निकल कर आ रही कितनी, 5। ठीक है, 5.33 mm पर हावर, ये चीज निकल के आ रही है। मतलब ये क्या है, ग्रेटर देन, आप ग्रेटर देन कितनी है, 2 mm पर हावर की ग्रेटर देन है, राइट, 2 mm पर हावर ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया। तो अब जो वैल्यू है आपकी, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किस किस के बीच में हो सकती है, अपन ऐसा एजम्पशन लेके चल रहे हैं। देखो, हमने 2 mm तो मान लिए, तो हमारी वैल्यू किस किस के बीच में हो सकती है, 5 और 7 के बीच में। ठीक है, 5 और 7 के बीच में कैसे, जो 5 की वैल्यू है वो किस किस के बीच में हो जाएगी, 5 और 7 के बीच में, 5 और 7। यहाँ पे देखो, ये 5 मिनिमम 5 दे के रखा है, 6.5 6.25 आपका, ये दो दो वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दे के रखा है ना, आंसर क्वेश्चन में दो वैल्यू, तो अपन 5 और 7 के बीच में मान के चलते हैं। तो उस हिसाब से अपन यहाँ पे अब कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलिए, अब हमने मान के चला कितना, 5 और 7 के बीच में हमने मान के चला। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका वही फार्मूला लगेगा समेशन वाला। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल आपका क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, 7 - 5, 7 वाले को लेंगे। ठीक है, 5 को अपन क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि 5 से
ज़्यादा है तो 5 कट जाएगा हमारा, ठीक है। 5 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस में आपका हो जाएगा, ठीक है। 12 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस में आपका 20 माइनस 5 मल्टीप्लाई में 1, फिर आपका प्लस में आपका 16 माइनस 5 मल्टीप्लाई में 1। तो यहाँ से वैल्यू आपकी निकल जाएगी कितनी, -45, और यहाँ पे आ जाएगा 55 इक्वल में 30, ठीक है। तो यहाँ से आपकी 5 की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 6.25 mm पर हावर, ये आपके निकल कर आ गए, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको पहले एज्यूम करके चलना है ताकि अपने को पता तो चले कि सही में ये जो वैल्यू है किस किस के बीच में है। तो हमने सबसे पहले एज्यूम कर लिया कितना, 2 mm पर हावर की सबसे कम वाला एज्यूम कर लिए, और वहां से हमने सारी वैल्यू निकाल ली। तो जैसे कि यहाँ पे 2 mm पर हावर हमने लेके चले, तो जो 2 mm है ना, तो 2 mm में यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 mm पर हावर है, तो 2 mm पर हावर जैसे यहाँ पे लेके चले, तो यहाँ पर भी 2 mm पर हावर अपन लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज नॉट सुटेबल, किसके लिए सुटेबल नहीं है स्प्रिंकलर इरिगेशन, राइस फोडर लॉन एंड, इनमें अब देखो किस चीज के लिए यहाँ पे सुटेबल नहीं है। 73 का हो जाएगा आपका ए, राइस के लिए स्प्रिंकलर इरिगेशन सुटेबल नहीं है, ठीक है। जैसे अब हमारे इधर क्या मतलब, जैसे कि कोई डिस्ट्रिक्ट हो गई है ना, जैसे कि बालाघाट डिस्ट्रिक्ट की यदि आप बात करो, तो वहाँ पे राइस उगाया जाता है। जहाँ पे राइस उगाया जाएगा वहाँ पे स्प्रिंकलर जो इरिगेशन है वो सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि आपका जो राइस में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन वहाँ पे काम नहीं कर सकता, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, देखो, फॉर इरिगेशन वाटर हैविंग SAR अबाउट 26, SAR मतलब सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, ठीक है। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो कितना है, 26 के ऊपर ही है, 26 के आपका भी ऊपर ही है। तो आपको क्या बताना है, देखो, कैन बी यूज्ड फॉर ऑल सॉइल्स एंड फॉर ऑल क्रॉप्स, ठीक है। फॉर इरिगेशन वाटर हैविंग, इरिगेशन वाटर जिसमें वाटर में आपका सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो 26 से ज़्यादा है, तो ये सब सॉइल के लिए और सब सॉइल और सब क्रॉप्स के लिए क्या यूजफुल है, इसको बताना है, ठीक है। तो इसमें आपका सिंपल इसका हो जाएगा डी, इज नॉट यूज फॉर एनी इरिगेशन, ठीक है। 26 से ज़्यादा हो गया आपका SAR, तो ये किसी भी क्रॉप के लिए यूजफुल नहीं है, राइट। कोई भी क्रॉप के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। SAR सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो वैल्यू ऑफ एबो 26 इज नॉट सुटेबल फॉर एनी क्रॉप, ठीक है। इसको याद रखना है। 26, यदि जैसे कि आप याद रख लो, आप तो जैसे कि गांव में क्या होता है, सिंचाई किया जाता है, विलेजेस में सिंचाई किया जाता है, तो वहां पे ऐसे याद रख लो कि सार यदि 26 से ज्यादा हो गया, 26 से ज्यादा हो गया, तो वो सिंचाई, वो वाला पानी जो है आपका किसी भी क्रॉप के लिए यूज नहीं होएगा, किसी भी क्रॉप के लिए यूज नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। एज पर IS इतना 4987, इसमें क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू आपका यहाँ पे फार्मूला दे रखा है, C इक्वल्स टू P होल का स्क्वायर, ठीक है। n आपका ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशन है, CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, ठीक है। रेनफॉल, फिर देन P इज, यहाँ पे P क्या है बोल रहा है, P बोल रहा है हाईएस्ट डिस्चार्ज एट बेसिन आउटलेट, एनुअल एवरेज रेनफॉल ऑफ द बेसिन, desired degree of percentage error in the estimate of the basin mean rainfall, ठीक है। हाईएस्ट रेनफॉल, इसमें आपका P क्या है पूछ रहा है, ठीक है। P है आपका सिंपल 75 का C, ठीक है। C ये है आपका क्या, ठीक है, जो एरर होती है ना वो है यहाँ पे, राइट। P इज द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ प्रिसीजन, योर डिग्री ऑफ प्रिसीजन इन द एस्टिमेट ऑफ बेसिन मीन रेनफॉल, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वाला क्या बोलता है, डिफेक्टिव एयर, ठीक है। डिफेक्टिव एयर सर्कुलेशन इन प्लांट्स रूट जोन इज एन इफेक्ट ऑफ, ठीक है।
डिफेक्टिव एयर सर्कुलेशन इन प्लांट्स रूट जोन इज एन इफेक्ट ऑफ, ये किसका इफेक्ट है? मिक्स्ड क्रॉपिंग का, फॉल इन सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, वाटर लॉगिंग का, या हाई टेम्परेचर का? तो 76 में आपका सिंपली वाटर लॉगिंग का ये इफेक्ट है। ठीक है, डिफेक्टिव एयर आपकी सर्कुलेट हो रही है किसमें? प्लांट की रूट जोन में, तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वाटर लॉगिंग में क्या होता है ये भी याद रखना चाहिए कि वाटर लॉगिंग में आपकी डिफेक्टिव एयर रूट जोन में जाती है। ठीक है, डिफेक्टिव एयर आपकी रूट जोन में जाती है वाटर लॉगिंग के केस में, राइट। चलो आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में आपका क्या बोल रहा है? इन द डिजाइन ऑफ इम्परवियस एप्रोन बाय खोसला थ्योरी। ठीक है, एप्रोन को, जैसे क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछ लिया, एप्रोन को डिजाइन करने के लिए कौन सी थ्योरी का यूज किया जाता है? तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है खोसला थ्योरी। ठीक है, किसका? खोसला थ्योरी। चलिए, और आगे क्या बोल रहा है? थ्योरी फॉर वियर, है ना, बाय खोसला थ्योरी फॉर वियर्स द horizontal length of the apron is founded by the consideration of। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका? देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो ओवर द वियर, परमिशिबल एग्जिट ग्रेडियंट। ठीक है, फिर बोल रहा है स्कोरिंग डेप्थ है वो। ठीक है, और डिजाइन डिस्चार्ज। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? 77 का आपका सिंपल बी, परमिसिबल एग्जिट ग्रेडियंट। ठीक है, परमिसिबल एग्जिट ग्रेडियंट। तो आपका जो खोसला थ्योरी है उसका एक फार्मूला होता है एग्जिट ग्रेडियंट का, वो क्या होता है? जी ई इक्वल में आपका हो जाएगा एच बाई डी मल्टीप्लाई में आपका 1/पाई अंडर रूट लेमडा। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है किसका? एग्जिट ग्रेडियंट बाय खोसला थ्योरी। ठीक है, ये खोसला थ्योरी का एग्जिट ग्रेडियंट का फार्मूला होता है एच बाई डी। ठीक है, एच बाई डी 1/पाई अंडर रूट लेमडा। ठीक है, एच बाई डी, ठीक है, एच बाई डी अंडर रूट 1/पाई अंडर रूट लेमडा। ठीक है, 1/पाई अंडर रूट लेमडा, ये आपका खोसला थ्योरी का एग्जिट ग्रेडियंट का फार्मूला होता है। चलिए, अब इसमें लेमडा जो है, लेमडा की वैल्यू कैसे निकालते हो? लेमडा सिंपल है, वन प्लस अंडर रूट में 1 + डी का स्क्वायर डिवाइड में 2। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो ये आपके दो फार्मूले तो आपको याद रखना है खोसला थ्योरी के, राइट। खोसला थ्योरी के आपके दो फार्मूले याद रहने चाहिए। ठीक है, एच बाई डी 1/पाई अंडर रूट लेमडा। लेमडा क्या है आपका? वन प्लस अंडर रूट वन प्लस डी स्क्वायर डिवाइड में 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है एच बाई डी। ठीक है, एच बाई डी 1/पाई अंडर रूट लेमडा, और लेमडा इक्वल्स टू आपका 1 प्लस डी का स्क्वायर डिवाइड में 2। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो इसका फार्मूला, इसका आंसर क्या हो गया आपका? इसका आंसर हो गया आपका 77 में परमिशिबल एग्जिट ग्रेडियंट। ठीक है, परमिशिबल एग्जिट ग्रेडियंट। 78 का बात करते हैं। फॉर नो टेंशन टू डेवलप इन ग्रेविटी डैम द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस शुड ऑलवेज लाई। For no tension to develop in the gravity dam, the resultant of all the external forces should always lie। ठीक है, at the center of the base, within the middle third portion of the base। ठीक है, within the downstream third portion। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? 78 में आपका सिंपल है, इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए आपका? बी, within the middle third portion of the base, when the middle third of the portion of the base। ठीक है, मिडिल थर्ड में आपका क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस होना चाहिए। ठीक है, मिडिल थर्ड में। ठीक है, मिडिल थर्ड में आपको ध्यान रखना है। मिडिल थर्ड बोले तो
आपका मिडिल थर्ड बोले तो मतलब देखो, मिडिल थर्ड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपल, ये आपका क्या होता है, एक फार्मूला होता है, सिग्मा 1 2 इक्वल्स टू पी बाय बी। ठीक है, पी बाय बी 1 ± सिग्मा ई और यहाँ पे बी। ठीक है, 1 ± सिग्मा ई बाय बी। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है पी बाय बी 1 ± सिग्मा ई बाय बी। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो इसी में आप जब इसे सॉल्व वगैरह करते हो, नो टेंशन, नो टेंशन के लिए क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये पी बाय बी 1 ± सिग्मा ई बाय बी इक्वल्स टू आपका हो जा, देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो ई इज ग्रेटर देन बी/6, तो बी/6 ही क्या हो गया आपका, बी/6 ही क्या हो गया यहाँ पे मिडिल थर्ड। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते। द फर्स्ट वाटरिंग गिवन टू क्रॉप when the crop is a few centimeters high is called। ठीक है, सबसे पहले आप क्या देते हो, कौन सा वाटर देते हो, फर्स्ट वाटरिंग। तो फर्स्ट वाटरिंग को हम क्या बोलते हैं, कोर वाटरिंग। ठीक है, जब आपकी फ्यू सेंटीमीटर आपकी क्रॉप जब बढ़ जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोर वाटरिंग। ठीक है, फर्स्ट वाटर बिफोर सोइंग, सोइंग के जो सोइंग मतलब कि आप बीज बोने से पहले जो वाटर देते हो वो होता है आपका पेलियो इरिगेशन। ठीक है, पेलियो इरिगेशन में वो काउंट होता है। बट इससे क्या होता है कि यदि आपने फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर सोइंग दिया, ठीक है, फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर सोइंग दिया, तो उसे बोला जाता है कोर वाटर। ठीक है, कोर वाटरिंग, कोर वाटरिंग मतलब जब आपका फ्यू सेंटीमीटर आपकी क्रॉप बढ़ जाती है। ठीक है, वो होती है। पेलियो इरिगेशन कब देते हैं, जब बिफोर सोइंग ऑफ सीड। ठीक है, उसके पहले ही आपका एक वाटर दिया जाता है, उसे पेलियो इरिगेशन बोलते हैं। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कन्फाइंड वेल, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कन्फाइंड वेल जो होता है इसका क्या हो जाएगा आपका, इज कांस्टेंट एट ऑल ड्रॉडाउन्स। ठीक है, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कन्फाइंड वेल में क्या होता है। ठीक, तो इसका सिंपल है, इसका हो जाएगा स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कन्फाइंड वेल डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग डिस्चार्ज। ठीक है, कन्फाइंड वेल में क्या होता है कि आपका कन्फाइंड वेल में डिक्रीज होता है। ठीक है, डिक्रीजेस, डिस्चार्ज जो होता है आपका डिक्रीज होता है। ठीक है, कन्फाइंड वेल में जो आपका डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज जो है आपका ये क्या होता है, डिक्रीज होते हुए जाता है। ठीक है, डिक्रीज होते हुए जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 80 का सी, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज डिस्चार्ज, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज डिस्चार्ज। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये यहाँ तक अपन ने क्वेश्चन नंबर 80 तक क्या हमने इससे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।